नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 गुजरात बोर्ड विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास का 5वां चैप्टर भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए संशोधनों ने विश्व के देशों को एक दूसरे के नजदीक ला दिया है। देश विदेश के बीच के आंतरिक संबंधों को सरल बनाया है। अर्थात विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण आज विश्व के देश एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, पास पास आ गए हैं। जैसे मोबाइल फोन का आप उदाहरण ले लीजिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन। विश्व के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम या शुभ प्रसंग या कोई घटना दुर्घटना हुई हो, हम इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के खोज के कारण घर में बैठे बैठे उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा उसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। मोबाइल की खोज होने के कारण आज हम घर पे बैठे बैठे विश्व के किसी भी देश के कोने में बैठे व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं, किसी भी चीज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए संशोधनों ने विश्व के देशों को एक दूसरे के नजदीक ला दिया है। देश विदेश के बीच के आंतरिक संबंधों को सरल बनाया है। विज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान, ये लाइन आपके लिए बहुत ही जरूरी है, 2 नंबर में प्रश्न आएगा। विज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता। विज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता। तो ये आपकी परिभाषा हो गई कि विज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान, टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता, अर्थात विज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना। प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र की विरासत, यानी प्राचीन भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी विरासत हमें दी है। हमारे प्राचीन भारत के महान ऋषियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनमोल विरासत विश्व को दी है। जैसे धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तु शास्त्र, भौतिक शास्त्र जैसे विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अपने ऋषियों ने महत्तम योगदान दिया है, जो देश के लिए गौरव की बात है। भारत ने मात्र साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा और तत्व चिंतन जैसे क्षेत्रों में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि विविध विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है। अर्वाचीन मतलब आधुनिक युग के संशोधनों द्वारा पता चला है कि भारत आध्यात्मिक विचारधारा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु भी रखता है। पाश्चात्य देश अर्थात पश्चिमी देशों की अधिकांश वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी खोजों में किसी न किसी रूप में प्राचीन भारत के विज्ञान का तत्व शामिल है। इस पूरे पैराग्राफ में आपने देखा कि हमें प्राचीन भारत के महान ऋषियों ने, महान विद्वानों ने कई अनमोल विरासत विश्व को दिए, जैसे धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तु शास्त्र, भौतिक शास्त्र। और यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। भारत ने मात्र साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा, तत्व चिंतन के क्षेत्र में योगदान नहीं दिया, बल्कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ योगदान दिया है। और आज के आधुनिक युग जैसे जैसे खोज किए जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतीत होता है कि विश्व में जो भी आधुनिक और टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर भारत का कहीं ना कहीं प्रकार से योगदान रहा है। तो ये बात हुई प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र की विरासत। अगला प्रश्न हम लेते हैं धातु विद्या। प्राचीन काल से ही भारत के लोग धातु विद्या का अपने व्यावहारिक जीवन में उपयोग करते रहे। धातु विद्या मतलब धातुओं का अलग अलग रूप में उपयोग करना, तांबा, कांसा, उसका अलग अलग रूप में उपयोग करना। प्राचीन भारत ने धातु विद्या में अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की थी।
उसके उदाहरण स्वरूप सिंधु कालीन संस्कृति में से मिली धातु की नर्तकी की प्रतिमा, सिंधु घाटी की संस्कृति में से मिली धातु की नर्तकी मतलब नाचने वाली नृत्यांगना की प्रतिमा मिली है जो धातु की बनी है। और ये कहाँ से मिली? सिंधु कालीन संस्कृति में से। तक्षशिला में से प्राप्त कुषाण राजाओं के समय की भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। चौल राजाओं के समय में तैयार धातु शिल्प चेन्नई के संग्रहालय में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप महादेव नटराज का शिल्प। ये हमेशा आपको याद रखना, विकल्प में आएगा कि नृत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप महादेव नटराज का शिल्प कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? चेन्नई के संग्रहालय में। दूसरा इसी का विकल्प आएगा कि कौन सी मूर्ति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है या कौन सा शिल्प अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? महादेव नटराज का शिल्प। धनुर्धारी राम का शिल्प, कलात्मक देवी देवता, पशु पक्षी तथा सुपारी काटने का सरोता आदि को गिनाया जा सकता है। ये सभी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये धातु शिल्प बनाने की परंपरा 10वीं और 11वीं सदी से शुरू हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है कि भारत में धातु शिल्प बनाने की परंपरा कौन सी सदी में शुरू हुई? 10वीं और 11वीं सदी में। अगला मुद्दा है रसायन विद्या। ये जितने भी मैं आपको लाल पेन से हेडिंग बता रहा हूँ या प्रश्न बता रहा हूँ, जैसे पहला प्रश्न बताया प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र की विरासत 4 नंबर में, धातु विद्या 4 नंबर में, रसायन विद्या पढ़ने जा रही है, ये भी आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा। 5वें पार्ट के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपको 4-4 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो परिचय लेते हैं रसायन विद्या। रसायन शास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। प्रयोगात्मक विज्ञान है मतलब नए नए चीजों का इसमें प्रयोग होता रहता है, जो आपका एक विकल्प बना रहा है कि रसायन शास्त्र कैसा विज्ञान है? प्रयोगात्मक विज्ञान है। यह विद्या विविध खनिजों, पौधों, कृषि के लिए बीज, विविध धातु के निर्माण या उसमें परिवर्तन तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी औषधियों के निर्माण में उपयोगी है। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, रसायन शास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। यह विद्या विविध खनिजों, पौधों, कृषि के लिए बीज, विविध धातु के निर्माण या उसमें परिवर्तन तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी औषधियों के निर्माण में उपयोगी है। रसायन शास्त्रियों में नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है। उन्होंने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी जैसे पुस्तकें लिखे। तो ये आपको विकल्प में पूछा जाएगा कि नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन भारतीय रसायन शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखे, एक का नाम है रस रत्नाकर और एक का नाम है आरोग्य मंजरी। आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधि के साथ साथ रसायन औषधि के उपयोग की सलाह दी थी। पारे की भस्म करके औषधि के रूप में उपयोग करने की प्रयोग की शुरुआत भी आचार्य नागार्जुन से की गई है, ऐसा माना जाता है। नालंदा विद्यापीठ में रसायन विद्या के अध्ययन और संशोधन के लिए अलग रसायनशाला और भट्टियां थी। उस समय रसायन को गर्म करने के लिए भट्टियां बनाई जाती थी। रसायन शास्त्र के ग्रंथों में मुख्य रस, उपरस, 10 प्रकार के विष तथा विविध प्रकार के क्षारों और धातुओं की भस्म का वर्णन मिलता है। तो ये सारी जानकारी रसायन विद्या में है। रसायन विद्या के आचार्य बौद्ध आचार्य नागार्जुन को माना जाता है, जो नालंदा विद्यापीठ के थे। आचार्य नागार्जुन ने 2 पुस्तकें लिखे, रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। आचार्य नागार्जुन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वनस्पति औषधियों के साथ साथ रसायन औषधि के उपयोग की सलाह दी थी। यह बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर बात कही गई थी कि जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेड़ पौधों की संख्या कम होती जाएगी, इसलिए हमें रसायन औषधि का उपयोग करना चाहिए।
इन्होंने सर्वप्रथम रसायन औषधि का उपयोग पारा, जिसे मर्क्यूरी कहते हैं, पारे की भस्म करके औषधि के रूप में उपयोग किया था। नालंदा विद्यापीठ में रसायन विद्या के अध्ययन हो सके, उसके बारे में नए नए संशोधन हो सके, इसलिए रसायनशाला, जिसे आजकल वर्तमान समय में प्रयोगशाला भी कहते हैं, और भट्टियां बनाई गई थी। रसायन शास्त्र के ग्रंथों में मुख्य ग्रंथ है मुख्य रस, उपरस, 10 प्रकार के विष तथा विविध प्रकार के क्षारों और धातुओं का भस्म का वर्णन मिलता है। यह आप चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह से आचार्य नागार्जुन ने किस तरह से रसायनशाला का निर्माण किया है। रसायन विद्या की उत्कृष्टता धातु में से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं में दिखाई देती है कि किस प्रकार से रसायन का उन्होंने उपयोग किया था। बिहार के सुल्तानगंज में से मिली हुई बुद्ध की ताम्र मूर्ति 7.5 फुट ऊंची है और उसका वजन 1 टन है। 1 टन अर्थात 1000 किलो है। जबकि नालंदा से मिली हुई बुद्ध की मूर्ति 18 फुट ऊंची है और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक उदाहरण है 7 टन वजन वाला 24 फुट ऊंचा सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्माण करवाया विजय स्तंभ, जो आप ये चित्र में देख सकते हो। अभी वर्तमान समय में इसे बचाने के लिए इधर जाली लगा दी गई है, लेकिन शुरुआत में ये ऐसे खुला हुआ था, लोग इसे छू सकते थे। ये ऐसा विजय स्तंभ है, लोह स्तंभ है, जो 24 फुट ऊंचा है। सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, छांव में रहने के बावजूद भी इसमें जंग नहीं लग सका। वैज्ञानिक आज तक नहीं बता पाए कि इस लोह स्तंभ में कौन से रसायन का उपयोग किया गया है। ये रसायन विद्या के उत्कृष्ट उदाहरण दिए गए हैं। तो 24 फुट ऊंचा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा निर्माण करवाया गया विजय स्तंभ है। इतने समय तक बरसात, धूप या छांव में रहने के पश्चात भी इस लोह स्तंभ पर जंग विद्या का उत्तम उदाहरण है। तो रसायन विद्या जो 4 नंबर में आपको पूछा जाएगा, उसे आप 2 टुकड़े में भी पेपर वाले पूछ सकते हैं कि रसायन विद्या के उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। तो जो दूसरा पैराग्राफ शुरुआत आता है कि जो प्रतिमाओं में देखने को मिलते उत्कृष्ट उदाहरण, वो आपको बताना है। पहला उदाहरण आपको बताना है कि भगवान बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो नालंदा के सुल्तानगंज में से प्राप्त हुई, जो 7.5 फुट ऊंची है और वह 1 टन वजन वाला है। दूसरा उदाहरण बताना है नालंदा से मिली हुई बुद्ध की मूर्ति जो 18 फुट ऊंची है।